नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी फ्रॉम स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। हम क्लास 10th के सामाजिक विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर स्वर्णिम भारत प्रारंभ से 1206 ईस्वी तक के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं गुप्त साम्राज्य के बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी से 550 ईस्वी तक। उत्तर भारत में कुषाण सत्ता 230 ईस्वी में समाप्त हुई। तब मध्य भारत में एक बड़ा भूभाग शक मुरंडों के शासन में आ गया और 250 ईस्वी तक ये शासन करते रहे और इसके बाद 275 ईस्वी में गुप्त वंश अस्तित्व में आ गया। लेकिन अब कौन इसको अस्तित्व में लाने वाला था, कौन इसके संस्थापक हैं, तो उसके बारे में जाने तो इसका जो संस्थापक है वो है श्रीगुप्त। 275 ईस्वी ने इसकी स्थापना की थी। ये जो साक्ष्य है ये हमें प्राप्त होता है कि समुद्रगुप्त का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसमें समुद्रगुप्त ने अपने आप को श्रीगुप्त का परपौत्र कहा है। तो इस बात से हमें पता चलता है कि इसके संस्थापक जो हैं वो कौन है, श्रीगुप्त। इसके आगे हम बात करें तो गुप्त साम्राज्य 275 से 550 ईस्वी तक रहा। इसमें कौन कौन से शासक रहे हैं उनके बारे में हम बात करें तो सबसे पहला शासक श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच जिसने महाराज की उपाधि धारण की थी, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार महेंद्रादित्य, स्कंदगुप्त और इसके बाद में जो उत्तराधिकारी जो शासक रहे ये बहुत ही कमजोर रहे, जैसे पुरुगुप्त, कुमारगुप्त, बुद्धगुप्त, नरसिंहगुप्त, भानुगुप्त, वैन्यगुप्त, कुमारगुप्त और विष्णुगुप्त, इन्होंने भी शासन किया। लेकिन हम प्रथम जो दो शासक हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा जानकारी अभिलेखों से या कहीं भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम से स्कंदगुप्त, ये पराक्रमी शासक रहे हैं जिनके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग भी हमें इन्हीं के बारे में जानना है। इसके बाद के जो शासक है इनकी सिर्फ मैं बताने के लिए यहाँ पे मैंने नाम नोटिस किए हैं, अपने सिलेबस में इनके बारे में नहीं दे रखा है। इसलिए हम जो बात करेंगे इस वीडियो में हम चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमार महेंद्रादित्य और स्कंदगुप्त, इन्हीं के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम चंद्रगुप्त प्रथम की, जिसका शासनकाल 320 से 335 ईस्वी तक रहा। इसमें बात करें तो इसमें तीन बातें आप मुख्यतः याद रखें। सबसे पहली, इसकी जो उपाधि है महाराजा धीराज, इसकी जो उपाधि है वो क्या है, महाराजा धीराज। इसके बाद में दूसरी बात ये याद रखें कि चंद्रगुप्त प्रथम ने जो विवाह किया वो लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से किया। ये इसका जो साक्ष्य हमें प्राप्त होता है ये होता है कि चंद्रगुप्त प्रथम के समय के जो हमें सिक्के प्राप्त होते हैं उसमें चंद्रगुप्त प्रथम और कुमार देवी दोनों के ही चित्र उसमें उत्कीर्ण हैं। उसी से हमें पता चलता है कि चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह किससे हुआ था, कुमार देवी से। कुमार देवी यह इकलौती संतान थी, तो उसकी पिता के मृत्यु के बाद जो लिच्छवी वंश का जो शासन था या साम्राज्य था वह भी किसके हिस्से में आ जाता है, चंद्रगुप्त प्रथम। इस जो है गुप्त साम्राज्य इसी में मिला लिया जाता है। इसके बाद बात करें, चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में एक संवत चलाया जिसे गुप्त संवत के नाम से जाना जाता है। ये तीन इंपॉर्टेंट बातें हैं, इनको आप अच्छे से याद करें। इसके बाद में हम बात करते हैं समुद्रगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त ने 335 से 380 ईस्वी तक शासन किया और ये चंद्रगुप्त प्रथम के क्या है, उत्तराधिकारी हैं। समुद्रगुप्त का जो आदर्श है वो ये है कि दिग्विजय और एकीकरण। दिग्विजय का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना है, विजय प्राप्त करनी है और उनका एकीकरण करना है। समुद्रगुप्त साम्राज्यवाद में विश्वास करता था। साम्राज्यवाद का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार करना। दरबार कवि हरिसेन ने समुद्रगुप्त की सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रशस्ति में या कहें प्रयाग प्रशस्ति में लिखा है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। इन्होंने इनकी जो सफलताएं हैं, जितनी भी सैनिक सफलताएं या कहें सैनिक जो अभियान है उनका जो वर्णन किया है वो किया है प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद प्रशस्ति। प्रशस्ति का मतलब ही क्या है, अपने राजा की यहाँ पे जो प्रशंसा की गई है, इसीलिए इसका नाम क्या है, प्रशस्ति। और इस प्रशस्ति के अंदर ये जो लिखी गई है ये उसी स्तंभ पे लिखी गई है जिस पे अशोक का अभिलेख भी उत्कीर्ण
करवाया गया है। आगे हम बात करें, समुद्रगुप्त द्वारा जो जीते गए प्रदेश हैं ये उनको 5 भागों में बांटा जा सकता है। यहाँ पे ये आप मैप में देख रहे होंगे, ये पूरा गुप्त साम्राज्य है। तो इसको 5 भागों में कैसे बांटा? गंगा यमुना दोआब के राज्य, जहाँ पे गंगा नदी और यमुना नदी जो बह रही है, इसके दोआब के जो क्षेत्रों को गंगा यमुना दोआब के राज्य के नाम से जाना जा सकता है। दूसरा, पूर्वी हिमालय के राज्य, ये पूर्वी जो हिमालय है यहाँ पे, तो इसके जो राज्य हैं वो पूर्वी हिमालय के राज्य के नाम से हम बांट सकते हैं। तीसरा, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आठविक राज्य, यहाँ पे जो विंध्याचल पर्वत है इसके पूर्व के जो राज्य हैं इनको हम पूर्वी विंध्य क्षेत्र आठविक राज्य के नाम से जान सकते हैं। पूर्वी दक्कन दक्षिणी भारत के राज्य, और ये दक्षिण भारत के जो ये राज्य हैं इनको पूर्वी दक्कन दक्षिण भारत के राज्य के नाम से, और कुषाण और शक, यहाँ पे कुषाणों और शकों का राज्य था तो इनको हम कुषाण और शक राज्य के नाम से जान सकते हैं। इसके बाद आगे हम बात करें, इलाहाबाद प्रशस्ति में ये लिखा हुआ है कि समुद्रगुप्त कोई भी युद्ध पराजित नहीं हुआ या हारा नहीं। समुद्रगुप्त के पास एक नौसेना भी थी, जिसी वजह से वह अन्य देशों से या विदेशों से क्या रखा, उसके संबंध सुदृढ़ बने रहे हैं। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया। ये कैसे पता चला? क्योंकि समुद्रगुप्त के जो सिक्के मिले हैं उन पे ये लिखा हुआ है अश्वमेध पराक्रम। इसलिए सिक्कों से हमें पता चलता है कि समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया है। वह ललित कलाओं में भी निपुण था। ललित कलाओं में संगीत मतलब वाद्य यंत्र आ जाते हैं, गायन आ जाता है, ये सब किसमें आते हैं? ललित कलाओं में आते हैं। तो इसमें वह निपुण था, इसीलिए यदि गायन गाता था तो क्योंकि उसको लिखा हुआ मिलता है कि वह कविराज था। दूसरी हम बात करें, वह संगीत में निपुण था। ये हमें ऐसे पता चलता है कि उसके जो सिक्के हैं उन सिक्कों पर उसे समुद्रगुप्त को वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। इससे हमें पता चलता है कि वह क्या था? संगीत में भी निपुण था। और वह धर्म के मामले में बात करें तो वह विष्णु का भक्त था, लेकिन अन्य धर्मों की भी वैसे ही सम्मान करता था जैसे वह विष्णु का भक्त था और अपने धर्म की आदर करता था, ठीक उसी तरीके से अन्य धर्मों का भी आदर करता था। इसके बाद में समुद्रगुप्त का जो पुत्र है चंद्रगुप्त द्वितीय, वह शासक बना 380 से 412 ईस्वी तक, और इस चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज और देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ऐसे हमें साक्ष्य मिलते हैं। और इसने अपने साम्राज्य का जो विस्तार किया वो विवाह संबंधों और विजयों के द्वारा किया। इसने अपनी पुत्री का जो विवाह किया, प्रभावती का विवाह वाकाटक जो राजा था रुद्रसेन, उससे किया। रुद्रसेन की मृत्यु के बाद में प्रभावती ने अपने अवयस्क पुत्र को वहाँ का शासक बनाया और स्वयं ने वहाँ का शासन संभाल लिया, मतलब वास्तविक शासिका बन गई। और उसके बाद इस साम्राज्य को किस में मिला लिया गया? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन में मिला लिया गया, मतलब गुप्त साम्राज्य में मिला लिया गया। पश्चिमी मालवा और गुजरात को भी चंद्रगुप्त द्वितीय ने जीत लिया। मालवा और गुजरात को भी किस में मिला लिया? गुप्त साम्राज्य में मिला लिया। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शकों को पराजित किया और पराजित करने के बाद में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद में उसका पुत्र कुमारगुप्त महेंद्रादित्य शासक बना 414 ईस्वी से 455 ईस्वी तक। और ऐसा माना जाता है या ऐसे लेख मिलते हैं कि जो नालंदा विश्वविद्यालय है इसकी स्थापना कुमारगुप्त महेंद्रादित्य ने ही की है। इसका जो साम्राज्य विस्तार की हम बात करें तो पूर्व में बंगाल और पश्चिम में सौराष्ट्र तक, मतलब जो गुजरात का जो क्षेत्र है यहाँ तक इसका साम्राज्य विस्तार मिलता है। लेकिन शासन के जो अंतिम वर्ष थे उस समय पुष्यमित्र के विद्रोह का उसे सामना करना पड़ता है और कुमारगुप्त महेंद्रादित्य के बाद में जो उत्तराधिकारी बनता है वो इसका पुत्र स्कंदगुप्त बनता है। हालांकि स्कंदगुप्त इसका ज्येष्ठ पुत्र नहीं था, मतलब बड़ा बेटा नहीं था, उसके बावजूद भी योग्य होने के कारण ये क्या बनता है? उत्तराधिकारी बनता है। और इस स्कंदगुप्त ने ही चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा जो सौराष्ट्र के अंदर सुदर्शन झील निर्मित करवाई गई थी वह जीर्ण शीर्ण हो गई थी, इसलिए उसका जीर्णोद्धार करवाया। और ये हमें जूनागढ़ अभिलेख से प्राप्त होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्यों द्वारा निर्मित जो सुदर्शन झील है उसका जीर्णोद्धार करवाया या कहें पुनर्निर्माण करवाया।
स्कंदगुप्त को सिंहासन पर बैठने के समय म्लेच्छों के रूप में कुख्यात हुणों से जूझना पड़ा और अंततः हुणों को पराजित कर दिया। स्कंदगुप्त के शासनकाल में ये विदेशी जो शासक है हुण, इनका आक्रमण होता है। हालांकि स्कंदगुप्त इनको पराजित कर देता है, लेकिन इसके बाद के जो शासक होते हैं वह उन पे इनका बहुत आक्रमण रहा और धीरे धीरे शासक कमजोर होते गए और गुप्त साम्राज्य पतन की ओर चला गया और इसके अंतिम शासक के रूप में माना जाता है विष्णुगुप्त को। इस तरीके से गुप्त साम्राज्य का फिर पतन हो गया। लेकिन भारतीय इतिहास में गुप्त साम्राज्य स्वर्ण युग के रूप में माना जाता है। गुप्त साम्राज्य की संस्कृति के बारे में अध्ययन करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।